कभी कभी हमारी जिंदगी में कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं होती, बल्कि महसूस करने के लिए लिखी जाती हैं। कुछ किताबें हमें अपनी दुनिया से निकालकर ऐसे किरदारों की जिंदगी में ले जाती हैं जिनसे हम अनजाने में ही जुड़ जाते हैं। हम उनके दुख, उनकी खरुशियां, उनकी अधूरी ख्वाहिशें और उनके रिश्तों का बोझ अपने दिल पर लेने लगते हैं। ठीक उसी तरह की एक कहानी है 400 डेज, जिसे लिखा है चेतन भगत ने। आप सबका स्वागत है इस चैनल पर, जहां हम सिर्फ किताबों की समरी ही नहीं सुनाते, बल्कि कोशिश करते हैं कि उन किताबों में छुपे इमोशंस, वो छोटे छोटे पल और वो गहरी बातें आपके दिल तक पहुंचा सकें। क्योंकि एक बुक की असली ताकत सिर्फ उसके पन्नों में लिखे शब्दों में नहीं होती, बल्कि उसमें छुपे एहसासों में होती है। और यही एहसास मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। 400 डेज सिर्फ एक थ्रिलर स्टोरी नहीं है। ये रिश्तों की जटिलताओं, विश्वास की ताकत और इंसानी जज्बातों को समझने की एक कोशिश है। कहानी में सस्पेंस है, मिस्ट्री है, लेकिन सबसे ज्यादा है इंसानियत की परतें, जिन्हें चेतन भगत ने बहुत ही सिंपल, रिलेटेबल और इमोशनल अंदाज में लिखा है। जब आप इस कहानी में खोते हैं तो यह सिर्फ एक मिसिंग गर्ल की खोज नहीं रह जाती, बल्कि यह आपके अंदर एक सवाल जगाती है। क्या सच में हम उन रिश्तों को जानते हैं जिनके साथ हम जीते हैं? क्या हमें अपने आसपास की सच्चाई दिखाई देती है, या हम सिर्फ वही देखते हैं जो हमें कन्वीनियंट लगता है? इस चैनल पर मेरा मकसद सिर्फ आपको यह बताना नहीं है कि किताब में क्या क्या होता है, बल्कि आपको उस किताब के दिल तक ले जाना है। इमेजिन कीजिए, आप किसी किताब को पढ़ रहे हैं और उसमें लिखा हर वाक्य आपके सामने एक मूवी की तरह अनफोल्ड हो रहा है। यही अनुभव आपको यहाँ मिलेगा। आप सिर्फ समरी नहीं सुनेंगे, बल्कि उस कहानी को महसूस करेंगे। आप कैरेक्टर्स को अपने आसपास ब्रीथ करते हुए महसूस करेंगे। उनकी परेशानियां आपकी होंगी, उनकी खामोशी आपको चुभेगी और उनके फैसले आपको सोचने पर मजबूर करेंगे। 400 डेज की कहानी ऐसी है जो आपको बार बार पॉज करने पर मजबूर करेगी। कभी आप सोचेंगे, क्या सच में ऐसा हो सकता है? ये तो कभी लगेगा, ये तो मैंने अपनी जिंदगी में भी महसूस किया है। और यही तो चेतन भगत की राइटिंग की खूबसूरती है। सिंपल लैंग्वेज, रिलेटेबल सिचुएशंस और एक ऐसा नैरेटिव जो आपके दिल से सीधा जुड़ जाए। आज की फास्ट मूविंग जिंदगी में हम सबको टाइम निकालना मुश्किल लगता है, लेकिन किताबें हमें उस भागदौड़ से थोड़ी देर के लिए बाहर निकालती हैं। और अगर आप खुद किताब पढ़ने का समय नहीं निकाल पा रहे, तो ये चैनल आपके लिए है। यहाँ आपको हर कहानी ऐसे सुनाई जाएगी कि आपको लगेगा जैसे आप किसी दोस्त के साथ लेट नाइट कॉफी पर बैठे हैं और वो आपको अपनी जिंदगी की सबसे रोचक कहानी सुना रहा है। चैप्टर 1। ये कहानी की शुरुआत बहुत ही साधारण मगर दिल को छू लेने वाले माहौल से होती है। एक ऐसा घर जहां बाहर से सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लगता है, जैसे किसी भी मिडिल क्लास फैमिली का जीवन हो। सुबह की भागदौड़, बच्चों की आवाजें, माँ का व्यस्त रहना और पिता का अपनी रूटीन में खोए रहना। लेकिन जब ध्यान से देखा जाए तो उस घर की दीवारों में एक बेचैनी है, एक डर है, एक अधूरी तलाश है। यह तलाश है एक मासूम बच्ची की, जो अचानक से कहीं खो गई है और जिसकी गैर मौजूदगी हर पल एक टीस की तरह उस घर के लोगों को चुभती रहती है। कहानी हमें यह एहसास कराती है कि किसी भी फैमिली की खुशियां कितनी फ्रेजाइल होती हैं। बाहर से सब कुछ परफेक्ट लगे, लेकिन अंदर का खालीपन, अंदर की दर्दनाक खामोशी सब कुछ बदल देती है। एक बच्ची का खो जाना सिर्फ उसके माँ बाप का ही दुख नहीं होता, बल्कि पूरे समाज का होता है। क्योंकि यह हमें याद दिलाता है कि हमारी सुरक्षा उतनी मजबूत नहीं है जितनी हमें लगती है। यहीं से एक नया किरदार सामने आता है, केशव, जो पहले से ही रीडर्स के लिए जाना पहचाना है। उसके अंदर का इन्वेस्टिगेटर अब भी जिंदा है। उसके अंदर अब भी वो जिज्ञासा है जो किसी भी रहस्य को सुलझाने के लिए बेचैन रहती है। लेकिन इस बार मामला सिर्फ एक रहस्य का नहीं है, बल्कि एक माँ की चीखों का है, एक परिवार की टूटती उम्मीदों का है। केशव जब इस केस में खिंचता है तो यह सिर्फ क्यूरियोसिटी नहीं होती, बल्कि उस पीड़ा से जुड़ने की कोशिश होती है जो उसने सामने वाले परिवार की आंखों में देखी है। इमेजिन कीजिए, कोई आपके पास आता है और कहता है कि उसकी बेटी पिछले कई दिनों से मिसिंग है। आप देख सकते हैं उसके चेहरे पर वो थकान, वो आंसू जो अब सूख चुके हैं, लेकिन फिर भी उनकी नमी बनी हुई है। यही स्थिति है यहाँ। माँ का चेहरा उस दर्द से भरा है जिसे शायद शब्दों में बयां करना नामुमकिन है। उसके हर वाक्य में टूटन है, हर सांस में बेचैनी है। वो चाहती है कि कोई उसके साथ खड़ा हो, कोई उसकी तकलीफ समझे और शायद कोई चमत्कार हो जाए जिससे उसकी बच्ची वापस मिल जाए। कहानी के शुरुआती हिस्से में
यह इमोशनल कनेक्शन इतना गहरा बना दिया गया है कि रीडर या लिसनर खुद को उस माँ की जगह महसूस करने लगता है। एक तरह से यह सिर्फ सस्पेंस स्टोरी नहीं रह जाती, बल्कि एक इमोशनल जर्नी बन जाती है। हर इंसान जिसने कभी किसी अपने को खोया हो, इवन फॉर अ फ्यू आवर्स, जानता है कि उस बेचैनी में सेकंड्स भी कितने लंबे लगते हैं। अब सोचिए, अगर वो इंतजार 400 दिनों का हो जाए तो यह थॉट ही दिल को हिला देता है। इसी माहौल में केशव की जिंदगी भी सामने रखी जाती है। वो खुद भी एक कॉम्प्लिकेटेड इंसान है जिसकी पर्सनल लाइफ आसान नहीं है, लेकिन उसके कैरेक्टर में एक बात सबसे अलग है। वो दूसरों के दर्द को महसूस करता है, और शायद यही वजह है कि वो इस सर्च का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो जाता है। उसके लिए यह सिर्फ एक केस नहीं है, बल्कि एक जिम्मेदारी है। यह शुरुआत रीडर्स और लिसनर्स दोनों के लिए एक ऐसा माहौल बनाती है जहां सस्पेंस धीरे धीरे बिल्ड होता है, लेकिन उससे भी ज्यादा यह दिल में एम्पैथी जगाता है। आप कैरेक्टर्स के साथ जुड़ जाते हैं, आप उनके डर को महसूस करते हैं, उनके सवालों को सुनते हैं और उनके साथ खड़े होना चाहते हैं। कहानी इतनी रियल लगती है जैसे यह आपके पड़ोस की कोई घटना हो, जहां हर कोई विस्पर्स में बात कर रहा हो और हर चेहरा चिंता से भरा हो। यही पावर है चेतन भा। चैप्टर 2। जब कहानी आगे बढ़ती है तो माहौल में एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती है। घर में एक ऐसी खामोशी है जो सामान्य नहीं लगती, और उस खामोशी में छिपा है एक दर्द, एक अधूरा सच। एक माँ जो अपनी बेटी के गायब होने के बाद हर दिन एक उम्मीद के सहारे जी रही है। उसकी आंखों में नींद नहीं है, बस इंतजार है कि दरवाजा खुलेगा और उसकी बच्ची फिर से लौट आएगी। दूसरी तरफ एक फैमिली है। बाहर से सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल नजर आता है। हस्बैंड सक्सेसफुल है, घर बड़ा है, बच्चों की पढ़ाई अच्छे स्कूल्स में हो रही है, और सोसाइटी में एक इज्जतदार इमेज बनी हुई है। लेकिन अगर कोई थोड़ा गहराई से देखे तो अंदर दरारें साफ दिखाई देती हैं। रिश्तों में वार्मथ की कमी है, कॉन्वर्सेशंस मैकेनिकल हैं, और दिलों के बीच डिस्टेंसेस बढ़ते जा रहे हैं। यही डिस्टेंस धीरे धीरे खाई में बदल गया है, और उस खाई के बीच एक औरत खुद को खोया हुआ महसूस कर रही है। उस औरत का नाम है अलीशा। बाहर से वो एक स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट और ग्रेसफुल वुमन लगती है, लेकिन अंदर से वो बेहद अकेली है। उसका पति, जो कामयाबी और करियर की दौड़ में हर वक्त बिजी रहता है, उसके इमोशंस को नोटिस ही नहीं करता। उनके बीच कम्युनिकेशन ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। अब वो सिर्फ हस्बैंड वाइफ नहीं, बल्कि रूममेट्स की तरह हो गए हैं, और ऐसे में उसकी जिंदगी में एक खालीपन है जिसे वो भर नहीं पा रही। इसी बैकड्रॉप में उसकी मुलाकात होती है एक ऐसे इंसान से जो सुनता है, समझता है और उसे वो अटेंशन देता है जिसकी कमी उसे सालों से खल रही थी। जब कोई आपको जेन्युइनली सुने, आपकी छोटी छोटी बातें नोटिस करे, तो दिल अनजाने में ही उसकी तरफ खिंच जाता है। अलीशा भी उस खिंचाव को महसूस करती है। एक तरफ गिल्ट है क्योंकि सोसाइटी उसे एक परफेक्ट वाइफ और आइडियल मदर के रूप में देखती है, लेकिन दूसरी तरफ दिल की बेचैनी है जो बार बार कहती है कि उसे भी हैप्पीनेस का हक है। उसकी जिंदगी के इस मोड़ पर इमोशंस बहुत रॉ और इंटेंस हो जाते हैं। वो बार बार खुद से सवाल करती है, क्या वो सही कर रही है? क्या ये सिर्फ एक फेज है, या फिर उसे सच में अपने दिल की सुननी चाहिए? एक औरत के लिए यह सबसे कठिन जंग होती है, सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस और अपनी जरूरतों के बीच फंसना। हर मुलाकात में उसके अंदर एक नया एहसास जन्म लेता है। कभी गिल्ट से भरी होती है तो कभी दिल में एक्साइटमेंट महसूस करती है। रातों की नींद उड़ जाती है और वो सिर्फ यही सोचती है कि अगर किसी ने उसे समझा होता, अगर उसके हस्बैंड ने उसकी लोनलीनेस देखी होती, तो शायद वो यहाँ तक कभी नहीं पहुँचती। यह हिस्सा बहुत कुछ कहता है रिश्तों के बारे में। हमें लगता है कि रिश्ते सिर्फ बड़े बड़े जेस्चर्स से चलते हैं, एक्सपेंसिव गिफ्ट्स, वेकेशंस, सोशल मीडिया पोस्ट्स, but the truth is, relationships breathe on small emotional connections. जब वो कनेक्शंस गायब हो जाते हैं तो धीरे धीरे अंदर से इंसान हॉलो हो जाता है। अलीशा भी वही हॉलो फीलिंग जी रही है, और वो डेस्परेटली किसी ऐसे इंसान की तलाश में है जो उसके दिल की आवाज सुन सके। जैसे जैसे कहानी यहाँ तक पहुँचती है, रीडर्स और लिसनर्स दोनों को लगने लगता है कि यह सिर्फ अलीशा की स्टोरी नहीं है, यह हमारे आसपास की हकीकत है। हम सब ने ऐसे रिश्ते देखे हैं जहां लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं पर असल में साथ नहीं होते। मुस्कुराहटें बनावटी होती हैं, बातचीत फॉर्मल होती है, और दिल एक दूसरे से बहुत दूर। और जब कोई नया इंसान उन दरारों के बीच थोड़ा सा भी वार्मथ देता है, तो वही वार्मथ एक बड़ी स्टोरी की शुरुआत बन जाती है। 400 डेज का यह हिस्सा बहुत पावरफुल है, क्योंकि यह हमें अपने ही रिश्तों पर सोचने पर मजबूर कर देता है।
क्या हम सच में अपने पार्टनर को समझते हैं? क्या हम उन्हें वो अटेंशन और प्यार दे पाते हैं जिसकी उन्हें जरूरत है? या फिर हम भी धीरे धीरे वही गलती कर रहे हैं, रिश्तों को टेकन फॉर ग्रांटेड मान लेना। चैप्टर 3। जिंदगी में कभी कभी ऐसे मोड़ आते हैं जहां हमें यह समझ नहीं आता कि कौन सी राह सही है और कौन सी हमें अंधेरे की ओर ले जा रही है। 400 डेज की कहानी भी उसी तरह की उलझनों से गुजरती है। यहाँ रिश्ते सिर्फ नाम भर के नहीं हैं, बल्कि उनकी गहराई में छुपे दर्द और उम्मीदें हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं। कल्पना कीजिए, एक शांत सी दिखने वाली कॉलोनी जहां हर घर के पीछे अपनी अपनी कहानियां छुपी हुई हैं। बाहरी दुनिया से सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन अंदर एक परिवार है जिसकी जिंदगी थम चुकी है। एक माँ है जो हर दिन अपनी बेटी के लौटने की उम्मीद में दरवाजे पर निगाहें टिकाए रहती है। उसकी आंखों में बेचैनी है, मगर दिल में यह भरोसा भी कि शायद अगली सुबह कोई मिरेकल होगा। यह कहानी सिर्फ एक मिसिंग चाइल्ड की तलाश नहीं है, यह एक माँ के टूटते और फिर भी न टूटने वाले हौसले की गवाही है। किताब के इस हिस्से में जब कैरेक्टर्स सामने आते हैं तो उनकी इनर कॉन्फ्लिक्ट और उनकी बेचैनी दिल को छू लेती है। एक हस्बैंड है जो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जीता है, लेकिन उसकी प्रैक्टिकलिटी धीरे धीरे कोल्डनेस में बदल रही है। उसके लिए जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है, लेकिन उस घर की हवा में हर कदम भारी महसूस होता है। वहीं दूसरी तरफ वाइफ है जो अपने दिल की आवाज सुनती है और अपने बच्चे की तस्वीर को ऐसे देखती है जैसे उससे बातें कर रही हो। यह कॉन्ट्रास्ट इतना इंटेंस है कि रीडर खुद से पूछने लगता है, क्या सही है, उम्मीद थामे रहना या जिंदगी को आगे बढ़ा देना? इस पूरे हिस्से में सबसे स्ट्राइकिंग चीज है ह्यूमन इमोशंस का रॉनेस। चेतन भगत का नैरेटिव सिंपल है, मगर सिंप्लिसिटी के पीछे गहरी बेचैनी है। जैसे जैसे वर्ड्स आगे बढ़ते हैं, आपको लगता है कि यह कहानी आपके आसपास भी घट सकती है। यह सिर्फ एक परिवार की ट्रेजेडी नहीं है, बल्कि हर उस इंसान की कहानी है जिसने कभी किसी को खोया है और फिर भी उसकी तलाश करना नहीं छोड़ा। यहाँ पर एक नया किरदार सामने आता है, केशव, जो एक प्राइवेट डिटेक्टिव है। उसका एंट्री सीन सस्पेंस से भरा हुआ है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है उसका एटीट्यूड। वो प्रैक्टिकल है, थोड़ा कैजुअल है, और फिर भी उसकी सेंसिटिविटी उसे दूसरों से अलग बनाती है। वह केस को सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं मानता, बल्कि उसे महसूस करता है। जब वह मिसिंग गर्ल की माँ से बातें करता है तो उसके सवालों और उसकी खामोशियों के बीच एक अलग ही कनेक्शन बनता है। रीडर्स को लगता है जैसे कोई आउटसाइडर भी उस दर्द को समझ सकता है जो परिवार के अंदर पल रहा है। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन की बातें अनफोल्ड होती हैं, वैसे वैसे वातावरण में एक अजीब सा डर भी बढ़ने लगता है। छोटी छोटी बातें सस्पिशियस लगने लगती हैं। कौन सच बोल रहा है और कौन कुछ छुपा रहा है, यह सवाल बार बार खड़ा होता है, और यही सस्पेंस आपको पेज पलटने पर मजबूर करता है। इस हिस्से की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि यह आपको सिर्फ एक मिस्ट्री में नहीं उलझाता, बल्कि आपको कैरेक्टर्स की पर्सनल जिंदगी में भी खींच लेता है। आप महसूस करते हैं कि एक लड़की की गुमशुदगी ने सिर्फ उसकी माँ को ही नहीं, बल्कि पूरे घर को हॉलो बना दिया है। हर रिलेशन में क्रैक्स दिखने लगते हैं, हस्बैंड और वाइफ के बीच, पेरेंट्स और दूसरे बच्चों के बीच, और इन क्रैक्स में से झांकती है असुरक्षा, बेचैनी और डर। 400 डेज का ये हिस्सा रीडर्स को यह एहसास दिलाता है कि रिलेशनशिप्स उतने परफेक्ट नहीं होते जितना बाहर से दिखते हैं, और कभी कभी एक ट्रेजेडी सब कुछ बदल देती है। इस कहानी में इमोशंस, सस्पेंस और होप एक साथ चलते हैं। कभी आपको लगता है कि अब कोई क्लू मिलने वाला है, तो कभी कैरेक्टर्स की पर्सनल स्ट्रगल्स आपको रोककर खामोशी में ले जाती हैं। चैप्टर 4। अंधेरे और सन्नाटे के बीच कभी कभी एक ऐसी बेचैनी जन्म लेती है जो इंसान की रूह तक को हिला देती है। जब कोई अपनों में से अचानक गायब हो जाए तो हर दिन एक टॉर्चर बन जाता है। हर पल एक सवाल बनकर सामने खड़ा हो जाता है। वो कहाँ है, किस हाल में है, और क्या कभी लौट पाएगा? और यही हाल था अलीशा की माँ आलिया का, जिसने अपनी छोटी बेटी सिया के गायब हो जाने के बाद जिंदगी का हर रंग खो दिया था। घर के कमरे, खिलौने और वो छोटी छोटी बातें जिनसे पहले जीवन जीने लायक लगता था, अब सब कुछ बोझ बन चुका था। मिलन, जो कि वकील है, आलिया की इस टूट चुकी दुनिया में उम्मीद की तरह आता है। शुरुआत में उसकी मुलाकात आलिया से सिर्फ एक प्रोफेशनल मैटर लगती है, लेकिन धीरे धीरे मिलन को महसूस होता है कि यह मामला सिर्फ एक गायब बच्ची का नहीं है, बल्कि यह एक माँ के टूटे हुए दिल की चीख है। आलिया की आंखों में जो दर्द है वो सिर्फ शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। जब वह कहती है कि सिया तो कभी भी अकेली नहीं सो पाती थी और आज पता नहीं कहाँ होगी, तो यह वाक्य मिलन के दिल में तीर की तरह उतर जाता है। मिलन अपनी रैशनैलिटी और लीगल बैकग्राउंड के बावजूद
आलिया की बातों में छुपी सच्चाई को नजरअंदाज नहीं कर पाता। हर डिटेल, हर छोटी घटना वह ऐसे एब्जॉर्ब करने लगता है जैसे कोई डिटेक्टिव नहीं बल्कि कोई करीबी दोस्त कर रहा हो। इस प्रोसेस के दौरान दोनों के बीच एक अजीब सी अंडरस्टैंडिंग और बॉन्ड बनने लगता है। आलिया की थकी हुई आंखों को पहली बार लगता है कि कोई उसकी बात सुनने वाला भी है। कोई ऐसा है जो सिर्फ केस सॉल्व करने के लिए नहीं बल्कि उसके दर्द को समझने के लिए भी खड़ा है। बाहर से यह कहानी एक किडनैपिंग और सर्च ऑपरेशन जैसी लगती है, लेकिन असल में यह उस खालीपन की कहानी है जिसे एक माँ हर रात महसूस करती है। आलिया अपने कमरे में अकेली बैठकर बार बार उस एक आखिरी मुस्कान को याद करती है जो उसने सिया के चेहरे पर देखी थी। वहीं मिलन अपने भीतर इस सवाल से लड़ रहा होता है कि कहीं वह सिर्फ प्रोफेशनल क्यूरियोसिटी की वजह से तो इसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहा, लेकिन उसका दिल जवाब देता है, नहीं, यह तो किसी इंसानियत की पुकार है जिसे अनसुना नहीं किया जा सकता। धीरे धीरे केस की परतें खुलने लगती हैं। फैमिली के अंदर की जटिलताएं, रिश्तों के उलझे हुए धागे और वो बातें जो लोग अक्सर छुपा लेते हैं, सब सामने आने लगती हैं। लेकिन साथ ही एक डर भी बढ़ने लगता है, कहीं सच्चाई इतनी भयानक ना हो जाए कि उसे जानकर सब कुछ बिखर जाए। आलिया अपनी हिम्मत और टूटन के बीच झूलती हुई मिलन पर विश्वास करने लगती है और मिलन भी यह समझ जाता है कि यह सफर सिर्फ एक खोई हुई लड़की को ढूंढने का नहीं है बल्कि किसी को उसकी हिम्मत लौटाने का भी है। हर सीन में इंसानी जज्बातों का वजन इतना गहरा है कि आप खुद को इस कहानी से बाहर निकाल ही नहीं पाते। जब आलिया अकेले अपने आंगन में बैठकर आसमान की तरफ देखती है और सोचती है कि शायद कहीं ऊपर से सिया उसे देख रही होगी, तो वो क्षण हर माँ की सबसे गहरी दुआ और सबसे बड़े डर का आईना बन जाता है। वहीं मिलन, जो खुद एक ब्रोकन इंसान है, इस दर्द में अपना ही अक्स देखने लगता है। चैप्टर 5। हर कहानी का एक ऐसा मोड़ आता है जब सच और झूठ के बीच की दीवार धीरे धीरे गिरने लगती है। जब दिल के सवाल दिमाग पर भारी पड़ जाते हैं और इंसान उस रास्ते पर बढ़ जाता है जहां उसे शायद कभी जाना ही नहीं चाहिए था। 400 डेज की इस यात्रा में भी एक ऐसा ही लम्हा आता है जब केशव और सौरभ अपने अपने तरीके से उस रहस्य की गहराई में उतरने लगते हैं। इमेजिन कीजिए, एक माँ है जो हर पल अपनी खोई हुई बेटी के लिए रोती है। उसके चेहरे पर जो बेबसी है वो आपको अंदर तक हिला देती है। दुनिया चाहे उसे कितना भी दिलासा दे, लेकिन जब दिल का टुकड़ा नजर से ओझल हो जाए तो कोई भी वर्ड, कोई भी एडवाइस उसके जख्म भर नहीं सकती। ये वही दर्द है जिसे जानने के बाद केशव का सफर और भी पर्सनल हो जाता है। केशव हमेशा से खुद को लॉजिकल, प्रैक्टिकल और थोड़ा केयरलेस टाइप का इंसान मानता रहा है, लेकिन जब वो इस फैमिली और उस माँ की आंखों में गहराई से झांकता है तो उसकी सोच बदलने लगती है। कभी कभी हम किसी स्ट्रेंजर के दर्द से भी इतने जुड़ जाते हैं कि लगता है जैसे उनकी लड़ाई हमारी अपनी लड़ाई हो। यही कनेक्शन केशव को रेस्टलेस रखता है। वो अब सिर्फ एक डिटेक्टिव नहीं रहा बल्कि उस माँ की उम्मीद का सबसे बड़ा सहारा बन चुका है। यहाँ पर कहानी का माहौल इमोशनल भी है और सस्पेंसफुल भी। एक तरफ केशव अपनी ओल्ड लाइफ से जूझ रहा है, उसके अपने रिश्ते, उसकी लोनलीनेस और उसकी अधूरी ख्वाहिशें, और दूसरी तरफ यह केस है जो उसे बार बार सोचने पर मजबूर करता है। शायद यही वजह है कि वो हर क्लू को दिल से पकड़ता है, हर बात को डिटेल में ऑब्जर्व करता है। इस हिस्से में एक और इंटरेस्टिंग पहलू यह है कि इंसान के रिलेशनशिप्स कितने कॉम्प्लेक्स होते हैं। बाहर से देखने पर सब कुछ परफेक्ट लगता है, एक खुशहाल परिवार, एक अच्छा माहौल, एक सिंपल सी लाइफ, लेकिन जब आप परतें हटाना शुरू करते हैं तो सच्चाई सामने आने लगती है। और वही सच्चाई कभी कभी इतनी चौंकाने वाली होती है कि दिल मानने को तैयार ही नहीं होता। केशव के जहन में भी ऐसे ही सवाल गूंजते रहते हैं। क्या वाकई हर इंसान वैसा ही होता है जैसा वो दिखता है? क्या किसी पर आंख मूंद कर भरोसा करना सही है? और सबसे बड़ी बात, क्या कोई ऐसा हो सकता है जो खुद को बचाने के लिए किसी और की जिंदगी दांव पर लगा दे? ये सवाल न सिर्फ केशव को परेशान करते हैं बल्कि रीडर और लिसनर को भी गहरे सोचने पर मजबूर कर देते हैं। इस हिस्से का फ्लो बिल्कुल एक स्लो बर्निंग फायर जैसा है। शुरुआत में सब शांत लगता है, लेकिन धीरे धीरे आग फैलने लगती है। केशव और सौरभ क्लूज ढूंढते हुए ऐसे ऐसे कॉर्नर्स तक पहुंचते हैं जहां जाकर लगता है कि जिंदगी उतनी सिंपल नहीं है जितनी हम समझते हैं। हर इंसान की अपनी हिडन स्टोरी होती है और कभी कभी वो हिडन स्टोरी किसी और की जिंदगी बर्बाद कर सकती है। लेकिन सबसे ज्यादा दिल छू लेने वाली बात यह है कि हर अंधेरे के पीछे एक छोटी सी लाइट भी होती है, और उस लाइट का नाम है उम्मीद। चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हो, वो माँ अपनी बेटी को ढूंढने की उम्मीद नहीं छोड़ती। उसकी आंखों की वही चमक केशव को आगे बढ़ने की ताकत देती है। यही होप पूरी कहानी की बैकबोन है।
जो रीडर्स को भी बार बार रिमाइंड कराती है कि कभी हार मत मानो। तो ये वो पल है जहां स्टोरी सिर्फ एक थ्रिलर नहीं रह जाती, यह इंसानी इमोशंस, रिलेशनशिप्स और ट्रस्ट की जटिलताओं की गहराई में उतरती है। और यही डेप्थ इसे सिर्फ एक किताब से कहीं ज्यादा बना देती है। यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि जिंदगी में हर चीज काली या सफेद नहीं होती, बल्कि उसके बीच की ग्रे शेड्स ही हमें सच का आईना दिखाती हैं। चैप्टर 6। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां सब कुछ उलझा हुआ लगता है और सच झूठ की परतों को अलग करना मुश्किल हो जाता है। विश्वास, शक और रिश्तों के बीच की यह पतली रेखा सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। इसी एहसास को कहानी के उस हिस्से में बेहद गहराई से दिखाया गया है। जब मिसिंग गर्ल की तलाश आगे बढ़ती है तो सब कुछ सीधा सादा नहीं रहता। हर दिन एक नया सवाल खड़ा होता है और हर चेहरा अचानक अजनबी लगने लगता है। परिवार, जो देखने में बिल्कुल नॉर्मल और परफेक्ट लगता है, उसकी दीवारों के पीछे छुपे सीक्रेट्स बाहर आने लगते हैं और यही सीक्रेट्स कहानी को इतना पावरफुल और इमोशनल बनाते हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसे घर की जहां बाहर से सब कुछ स्मूथ दिखाई देता है। एक केयरिंग मदर, एक बिजी फादर, एक प्यारा सा फैमिली सेटअप। लेकिन जैसे जैसे आप गहराई में उतरते हैं वैसे वैसे क्रैक्स दिखने लगते हैं। रिश्ते टूटे नहीं होते, मगर उनमें कम्युनिकेशन का अभाव उन्हें हॉलो बना देता है। ठीक यही वाइब उस हिस्से में महसूस होती है जहां हर कोई किसी ना किसी बात को छुपा रहा है। केशव और सौरभ की कोशिशें यहाँ और इंटेंस हो जाती हैं। वो सिर्फ क्लूज ढूंढने की कोशिश नहीं कर रहे, बल्कि उन सवालों के जवाब तलाश रहे हैं जो हर किसी के माइंड में उठ रहे हैं। क्या कोई इतना बड़ा सच अपने ही घर में छुपा सकता है? क्या शक करना सही है जब सामने अपने ही लोग हों? और क्या रिश्तों का कंफर्ट जोन इतना गहरा होता है कि हम सच्चाई को इग्नोर कर देते हैं? इस हिस्से की सबसे बड़ी ताकत यह है कि यह आपको बार बार पॉज करने पर मजबूर करता है। एक और दिल कहता है कि नहीं, ये लोग गलत नहीं हो सकते। दूसरी ओर दिमाग बार बार चेतावनी देता है कि ट्रूथ अक्सर वहीं छुपा होता है जहां हम लीस्ट एक्सपेक्ट करते हैं। यही कॉन्फ्लिक्ट आपकी अपनी जिंदगी से भी जुड़ जाता है, क्योंकि हम सबके आसपास ऐसे रिश्ते होते हैं जिन पर हमें ब्लाइंड ट्रस्ट होता है, लेकिन अंदर ही अंदर हमें डर रहता है कि कहीं हमसे कुछ छूट ना जाए। चेतन भगत का नैरेटिव यहाँ पर बेहद सिनेमैटिक लगता है। आप वर्ड्स को पढ़ते नहीं, बल्कि सीन्स को अपनी आंखों के सामने अनफोल्ड होते हुए महसूस करते हैं। एक एक कॉन्वर्सेशन, एक एक साइलेंस बहुत कुछ कह जाता है। ये साइलेंस आपको अनकंफर्टेबल करता है, जैसे कोई बात छुपाई जा रही हो। और सबसे खास बात, इस हिस्से में सिर्फ सस्पेंस ही नहीं, बल्कि इमोशंस की गहराई भी है। एक माँ का डर, एक पिता की चुप्पी, एक बेटी की याद और एक आउटसाइडर की नजर, ये सब मिलकर एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं जिसमें आप खुद को कहानी के बीच खड़ा हुआ पाते हैं। आप सोचते हैं, अगर मैं उनकी जगह होता तो क्या करता? अगर मेरे ही घर में कोई ट्रूथ छुपाया जा रहा होता तो क्या मैं उसे पकड़ पाता? यही रिलेटेबल सवाल आपको स्टोरी से बांधे रखते हैं। चैप्टर 7। रात जितनी गहरी होती है उतनी ही बेचैनी बढ़ जाती है। माया की जिंदगी में बीते हुए दिन किसी लंबे अंधेरे सुरंग की तरह महसूस हो रहे थे। एक बेटी, सिया, जो अचानक से गायब हो गई थी। उसकी यादें हर जगह मौजूद थीं, लेकिन उसका अस्तित्व जैसे हवा में घुल गया था। घर के हर कोने में सिया की हंसी, उसके खिलौने, उसकी किताबें, सब कुछ वैसे ही रखा था जैसे वो कल लौट कर आएगी। लेकिन हकीकत यह थी कि 400 दिनों का सफर उसके बिना एक अधूरी सांस की तरह चल रहा था। माया अकेली नहीं थी इस दर्द में। उसके आसपास की दुनिया चल रही थी। लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे, लेकिन उसके लिए समय थम गया था। एक एक दिन गुजरना आसान नहीं था, और तब उसकी मुलाकात होती है कर्ण से, एक वकील जो न सिर्फ एक केस उठाता है, बल्कि उसके दिल के भीतर की टूटन को भी समझने की कोशिश करता है। कर्ण का किरदार यहाँ केवल एक लॉयर का नहीं है, बल्कि एक ऐसे इंसान का है जो माया के अकेलेपन में उसकी आवाज बन जाता है। जब सच्चाई की तलाश में धागों को पकड़ने की कोशिश होती है तो कई बार नए चेहरे सामने आते हैं। शक्र किस पर किया जाए और किस पर भरोसा रखा जाए, ये समझना सबसे मुश्किल काम था। सिया कहाँ गई, क्यों गई, किसके साथ गई? इन सवालों का कोई जवाब सीधा नहीं था, बल्कि जितना गहराई से खोज की जाती उतनी ही उलझनें सामने आ जाती, और यहीं से कहानी में सस्पेंस गहराने लगता है। माया और कर्ण की बातचीत में कहीं न कहीं एक अनकही नजदीकी पनपने लगती है। दो इंसान जिनके जीवन अलग अलग दर्द और तन्हाई से भरे हुए हैं, एक दूसरे की कंपनी में थोड़ी राहत ढूंढने लगते हैं। लेकिन क्या यह सही है? क्या यह सिर्फ हालात का असर है, या फिर दिल सचमुच नया रिश्ता तलाश रहा है?
ये सवाल कहानी को और ज्यादा पर्सनल बना देते हैं। जिंदगी में कभी कभी हम किसी ऐसे मोड़ पर पहुंच जाते हैं जहां हर रास्ता धुंधला लगता है। माया और कर्ण भी उसी मोड़ पर खड़े थे। तलाश जारी थी, उम्मीद जिंदा थी, लेकिन हर कदम के साथ डर भी बढ़ रहा था कि कहीं सच सामने आने पर हालात और ज्यादा दर्दनाक न हो जाएं। और यही डर इस हिस्से की रूह है। एक माँ की छटपटाहट, एक दोस्त की कोशिश और एक ऐसे इंसान की कहानी जो हर हाल में सच जानना चाहता है। इस पल तक आते आते पाठक या सुनने वाला सिर्फ एक थ्रिलर नहीं जी रहा होता, बल्कि वह खुद उस परिवार का हिस्सा बन जाता है। दिल बार बार यही दुआ करता है कि काश सिया सही सलामत मिल जाए, काश ये दुःस्वप्न जल्द खत्म हो जाए। पर जिंदगी इतनी आसान तो कभी नहीं रही। हर क्लू के पीछे एक नया रहस्य छिपा था और हर चेहरा अपने साथ एक अनकही कहानी लिए हुए था। कहानी का यह दौर आपको सोचने पर मजबूर करता है कि इंसान के रिश्ते कितने लेयर्ड होते हैं। हम जिसे अपना सबसे करीबी मानते हैं, कभी कभी वही हमें सबसे ज्यादा चोट पहुंचा सकता है, और जिनसे हमें उम्मीद नहीं होती वही हमारे लिए सबसे बड़ा सहारा बन जाते हैं। यही तो जिंदगी की सच्चाई है, अनप्रेडिक्टेबल, कॉम्प्लेक्स और कभी कभी बेहद पेनफुल। माया का संघर्ष, कर्ण की दृढ़ता और सिया की तलाश, ये सब मिलकर इस हिस्से को बहुत इंटेंस और इमोशनल बना देते हैं। और जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, सस्पेंस आपको पकड़कर अपने साथ खींच लेता है। हर लिसनर महसूस करता है कि ये सिर्फ कैरेक्टर्स की जर्नी नहीं है, बल्कि कहीं ना कहीं हमारी भी जर्नी है। अपने डर, अपने रिश्तों और अपनी उम्मीदों के बीच जीने की कोशिश।